Hello everyone. Today we are going to do some MCQs based on states of matter. So without wasting time, let us start with the first MCQ. At constant volume, pressure is directly proportional to the temperature. This law is popularly known as चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसैक लॉ या एवोगैड्रो लॉ। अब देखिए यहाँ पे हमें चार लॉज दिए हुए हैं। बेसिकली ये लॉज क्या आते हैं, आपके गैस लॉज में काउंट होते हैं, गैस लॉज। ठीक है, तो अब जो गैस लॉज होते हैं हमारे, वो टोटल कितने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनका मीनिंग क्या रहता है थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बता कर फिर मैं हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो देखिए पहले गैस लॉज में जो पहला होता है वो रहता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बॉयल्स लॉ में क्या होगा, देखिए बॉयल्स लॉ, अब हम गैशियस स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट्स होती हैं हमारी। बट यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने गैशियस स्टेट स्टार्ट किया था और उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये जो गैस लॉज हैं, अब इनमें हम इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ते, यानी जैसे आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गई, एटॉमिक साइज़ वगैरह, वो नहीं हम पढ़ते, हम बल्क प्रॉपर्टीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो बल्क प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं आपकी, यानी हम प्रेशर की बात करेंगे, या हम टेम्परेचर की बात करेंगे, या हम वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन आती हैं आपकी बल्क प्रॉपर्टीज़ में। तो गैस लॉज में इन्हीं तीन की हम बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ क्या बताता है, ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, यहाँ पर प्रेशर, ये एक रिलेशनशिप है किसमें, प्रेशर में एंड वॉल्यूम में, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये किस तरह से होता है, देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा, उस टाइम पे आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कोई भी, मान लीजिए आपने कुछ भी गैस का कुछ गिवन मास आपने ले लिया, मतलब कुछ मास आपने गैस लिया हुआ है, तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी मान लीजिए वॉल्यूम आपने थोड़ा लिया, ठीक है, तो उसका प्रेशर उतना होगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, किसी चीज़ का आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, गिवन मास में ही वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो वहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या कर रखा है, आपने मतलब जितना भी, मान लीजिए कुछ मटेरियल है आपका, मान लीजिए कितना अमाउंट हम बोलते हैं 5 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 ग्राम जो है मैंने गैस को एक गुब्बारे के अंदर, मतलब छोटी सी जगह में लिया हुआ है, तो उस टाइम पे प्रेशर जो वो गैस एग्जर्ट करेगी वो बहुत ज़्यादा होगा। वजह है कि अगर वही 5 ग्राम गैस को आप पूरे के पूरे को रूम में डाल देते हैं, तो उस टाइम पे वही 5 ग्राम गैस जो है वो रूम के अंदर प्रेशर कम लगाएगी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बॉयज लॉ, दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। मतलब गिवन मास ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अभी इन्वर्स का रिलेशन है, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं। और इक्वालिटी लगाने पर हम क्या लगाते हैं, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो लेट अस से के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर, मल्टीप्लाई में 1/p। अब p को मैं उधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी वी क्या आ गया, पी वी इज इक्वल टू के। अब k क्या है, k इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो यानी पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यानी इस तरह से भी आप क्या बोल सकते हैं इसको, इस लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द अदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर अ गिवन प्रेशर P1 V1, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और अगर आप P2 V2 लेंगे, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम आप चेंज कर देंगे, तो वो भी उस ही पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल आएगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट जो यहाँ पर आएगा वो गिवन मास के लिए, गिवन गैस के मास के लिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली घट जाएगी ताकि वो कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहे। तो इसीलिए
P1 V1 जो है P2 V2 के इक्वल रहेगा यहाँ पे। अब बात आती है कि अगर मुझे ग्राफिकली बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट। तो देखिए बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए अब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है मुझे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ले लिया है, यहाँ पर मैंने प्रेशर ले लिया। तो अब इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम को घटना कम होना पड़ेगा। तो उसको घटाने के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से मैंने बनाया, देखिए। अब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम जो है ऊपर से नीचे घटती जा रही है। तो इट्स व्हाट यू कैन से कि इट रिप्रेजेंट्स अ बॉयल्स लॉ। क्या बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए और तरीके भी हैं? तो और भी हैं, देखिए। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स का रिलेशन है तो प्रेशर और 1/वॉल्यूम का डायरेक्ट का रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्स का रिलेशन है तो अगर उसकी जगह मैं 1/v ले लूँ तो वहाँ पर रिलेशनशिप डायरेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर v ना लेकर 1/v ले लिया और यहाँ पर मैंने p ले लिया। तो अब इन दोनों में कौन सा ग्राफ बनेगा? लीनियर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो p v के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। p v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट अगर मैं 1/v लूँगा तो वहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये सारा काम जो है आपको एक ही टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बार बार चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। और देख लीजिए तीसरा ग्राफ भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो तीसरे ग्राफ में जैसे तीसरा ग्राफ जो है आपका पी और एक तरफ तो मैंने ले लिया पी और एक तरफ मैंने ले लिया v। अब पी जो है पी तो कांस्टेंट है, पी तो कांस्टेंट है, ठीक है। और पी जो है प्रेशर वो तो आप बढ़ा रहे हो लेफ़्ट टू राइट। तो मतलब यहाँ पर भी क्योंकि ये जो चीज़ रहती है ये कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे जो हमारा जो ग्राफ भी बनता है वो भी कांस्टेंट बनता है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल ग्राफ ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइक अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो दो लाइंस आ रही हैं ये अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यूज़ के लिए आ रही हैं। जैसे नीचे वाली वैल्यू को हम T1 बोल देते हैं, ऊपर वाली को T2 बोल देते हैं, और यहाँ पर जो T2 है दैट इज़ ग्रेटर दैन T1, ये ध्यान रखना है आपने, T2 ग्रेटर दैन T1। तो ऐसे ही क्या लाइंस में यहाँ भी अलग अलग बना सकता हूँ? तो बिल्कुल आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो, मान लीजिए अब मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर चेंज करने पे आपको हर एक टेम्परेचर के लिए ऐसी अलग अलग लाइंस मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर मेरा T1 है, ये वाला T2 टेम्परेचर पे मिल रहा है ग्राफ कर्व, और ये T3 पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 दैट इज़ ग्रेटर दैन T1। और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए ये तो सिंगल कर्व आपको मिल रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे, अगर यहाँ भी आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या होगा? तो आपको कर्व अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपका ये जो टेम्परेचर नीचे वाला T1 ले लिया, ऊपर T2, फिर ऊपर वाला T3, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कर्व रहेगा वही आपका ज़्यादा टेम्परेचर करेगा, यानी T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1। तीनों में आपने देखा, इसमें भी जो ऊपर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा जो ऊपर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पर भी आपने देखा कि जो ऊपर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर द बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम देखेंगे आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। बट उससे पहले मैं बॉयल्स लॉ का कुछ मैं आपको एक तरह से इसका सिग्निफिकेंस बता देते कि एक्चुअली में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, चाहे ग्राफ से चाहे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ये हमने क्यों पढ़ा, क्या इसका कुछ फ़ायदा है, क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे बोलते हैं ना हम सिग्निफिकेंस। तो क्या इसका क्या बेनिफिट है, ये क्या रोल प्ले करता है, बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है? तो देखिए सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है गैसेस के बारे में, कि गैसेस जो होती हैं वो हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। यानी जितना आप उसको कंप्रेस करेंगे उतना ही वो डेंस बन जाएगी, ठीक है। जैसे अगर प्रेशर को आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घट गई, सीधी सी बात है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या इनवर्स का। तो मतलब जितना किसी गैस पे प्रेशर आपने ज़्यादा लगा दिया तो उतना ही उसकी वॉल्यूम घट गई,
और उतनी ही वो ज़्यादा डेंस हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डेंसिटी उसकी बढ़ गई। अब यहाँ पर तो ये जो डेंसिटी वाला रिलेशनशिप है इसको आप कैसे बना सकते हो, देखिए आपने बोल दिया कि पी वी इज इक्वल टू के है, के इज़ अ कॉन्स्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाल कर बताया था, यहाँ से मैंने पी वी इज इक्वल टू के। अगर पी वी इज इक्वल टू के है तो इसका मतलब क्या है कि वी क्या हो गया, के बाय पी के इक्वल हो गया। अगर वी के बाय पी के इक्वल हो गया, और जो डेंसिटी होती है हमारी, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी, फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो ऊपर तो हमने रख दिया मास, और नीचे अब मुझे वॉल्यूम पुट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये यहाँ से आ गया, अभी निकाला मैंने। तो ये वॉल्यूम की जगह पे के बाय पी मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर आपका देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, एम बाय के बन गया। ठीक है, और ये पी क्या चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, तो एम बाय के भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि मास जो है आपने गैस का गिवन मतलब गिवन मास लिया हुआ है आपने गैस का, तो इट मीन्स इट इज मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, और के तो कांस्टेंट है ही है, तो एम बाय के भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी, सो यू कैन से d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है प्रेशर ऑफ द गैस के। मतलब प्रेशर अगर आप बढ़ा देंगे तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, गैस ज़्यादा घनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज़ देखिए आप, बहुत ही अच्छा यूज़ है कि जब हम ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे हवा लेस डेंस हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सो पर्सन फील अनईजीनेस और हेडेक, तो कभी कभार जो होता है अनईजीनेस फीलिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक होता है, जिसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, that why the mountaineers have to carry oxygen cylinders with them। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है that why mountaineers, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, mountaineers have to carry oxygen cylinders with them, oxygen cylinders with them। तो आप बता सकते हो that because of Boyle's law प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जैसे हम ऑल्टीट्यूड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर वहाँ पे घटता है, उसकी वजह से एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हो गया, तो क्या बॉयल्स लॉ है ये, तो देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमने इसमें पी और वी की बात की है, पी और टी की तो बात ही नहीं की, तो मतलब बॉयल्स लॉ तो होने से रहा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो अब चलते हैं देखिए सेकेंड लॉ की तरफ, जो कि था हमारा चार्ल्स लॉ। अब फटाफट से देख लेते हैं चार्ल्स लॉ में क्या होता है। तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब ये हमें चार्ल्स लॉ जो ऐसा लॉ है जो रिलेशनशिप बताता है आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये क्या बताता है, देखिए कि अगर आप प्रेशर जो है गैस का कांस्टेंट रखें, प्रेशर जो है आपको कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, देन जो वॉल्यूम है आपका गिवन मास का, ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी हम गिवन मास ले रहे हैं कि कोई भी गैस है तो उसका जो मास है वो हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, सो प्रेशर कांस्टेंट करने पर जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम किसका, ऑफ गिवन मास का, गिवन मास ऑफ अ गैस, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये एक रिलेशनशिप बताता है आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो यानी अगर वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है हमारा यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो आप वहाँ पे आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, टी। अब टी को आप ले आइए यहाँ पे डिवाइड में, तो वी बाई टी क्या हो गया, एक कांस्टेंट के बराबर हो गया, जिसको आप के बोल रहे हो, दैट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक फार्मूला ये बन गया आपका चार्ल्स लॉ का।
एक आप ये भी बोल सकते हो दैट v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये भी एक फॉर्म ही है चार्ल्स लॉ का। या फिर अगर मान लीजिए अब आपने मास तो सेम रखा हुआ है, तो अगर सेम मास में अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं, तो मैं वॉल्यूम को अगर बढ़ा दूंगा तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने पे, ताकि v बाई टी जो है वो कांस्टेंट रहे। तो उसके हिसाब से यू कैन ऑल्सो राइट लाइक कि अगर वॉल्यूम को मैंने बढ़ा दिया v1 से, मैंने वॉल्यूम बढ़ा के v2 कर दिया, तो टेम्परेचर भी T1 से बढ़कर T2 हो जाएगा, ताकि ये जो दोनों का रेशियो है ये कांस्टेंट को अप्रोच करे। सो दैट्स वाई v1 T1 इज इक्वल टू v2 T2 इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का एक और फॉर्म है, ठीक है। फिर बात आती है कि अब मैथमेटिकली हमने इसको समझा कि एक रिलेशनशिप है, ये सेकेंड गैस लॉ है हमारा। बट अगर ग्राफ में मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो ग्राफ तो आपको पता ही है इजी, कि अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा प्रेशर कांस्टेंट करना है यहाँ पे। अगर प्रेशर को चेंज कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर को चेंज करने पे आपको अलग अलग जो है वो ग्राफ, अलग अलग आपको कर्व मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा आपका। ये देखिए सिंपल लीनियर कर्व मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट से इसके भी सिग्निफिकेंस पे भी। इसको भी हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, क्या इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है? तो बिल्कुल इसका भी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो दैट इज़ द एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? चार्ल्स लॉ की, ठीक है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कि दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर क्या करती है? एयर एक्सपैंड करती है हीटिंग पे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी। तो दैट रिप्रेजेंट दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। भाई एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है हीटिंग पे, और अगर एयर एक्सपैंड हो जाएगी हीटिंग पे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी तो घट जाएगी ना। तो इसीलिए गर्म हवा की डेंसिटी जो होती है आपकी फिर कम होती है, तो डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेज। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है, हॉट एयर इज लाइटर। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर हॉट एयर बैलून्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू लिफ्ट द बैलून्स। हॉट एयर बैलून्स को हम लिफ्ट करते हैं ना, वो इसी उस पर बेस्ड होता है आपका चार्ल्स लॉ पे, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। सो दिस फैक्ट इज मेड यूज्ड इन द फिलिंग हॉट एयर इन द बैलून्स, ठीक है, जो कि मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ होते हैं हॉट एयर बैलून्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपका सिग्निफिकेंस में आती हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्ल्स लॉ। सो अब देखिए अब आपका तीसरे वाला जो लॉ आता है दैट इज़ द गे लुसेक्स लॉ, ठीक है। अब ये क्या है कि ये रिलेशनशिप हमारा बताता है बिटवीन टू थिंग्स, वन इज़ द प्रेशर एंड अदर वन इज़ द टेम्परेचर। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही था एमसीक्यू का कि कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वो कौन सा लॉ बताता है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर होगा, यानी गे लुसेक लॉ। वो क्या होता है? दैट इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यानी यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, गिवन मास लेकर चलना है आपको, गिवन मास ऑफ गैस। यहाँ पर भी तीनों लॉज में गिवन मास लिया हमने गैस का, तो क्या आपका हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर जो है आपका वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर के अंदर किसी गैस को आपने डाल रखा है, ठीक है, उसमें आपने प्रेशर उस गैस का आपने नाप लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि उस गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग दैट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वही है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
के आ गया देखिए, यानी P बाय टी क्या बन गया, इक्वल टू के बन गया। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। इस तरह से भी आप इस लॉ को लिख सकते हो अदर वे में। और ठीक है, अब ये किस पे है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट करना है, वरना वॉल्यूम को अगर चेंज कर दोगे तो आपका कर्व भी चेंज हो जाएगा ग्राफ में। किस तरह से, अब ग्राफ इसका किस तरह से बनता है देखिए, फटाफट से बता देते हैं कि प्रेशर जो है वो किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए तो सीधा ग्राफ बन जाएगा। बट मान लीजिए अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखा, आपने वॉल्यूम चेंज कर दी, तो अलग वॉल्यूम के लिए आपको अलग ग्राफ आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, अलग अलग वॉल्यूम्स पे आपको अलग अलग जो है इसका ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो V1 है दैट इज़ लेस देन V2 दैट इज़ लेस देन V3, V3 सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, देन V2 देन V1। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको लास्ट में बता देते हैं, यहाँ पर आपको बता दिया आंसर, तो मैंने बता दिया कि थर्ड ऑप्शन आंसर है। अब एवोगैड्रो लॉ भी आ रहा है यहाँ पे। एवोगैड्रो लॉ वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा ही होता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम इक्वल लेते हैं, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। कहने का मतलब है ये भी वन ऑफ द गैसेस में ही आता है ये लॉ भी, कि अगर आप गैस का इक्वल वॉल्यूम लें, ठीक है, कोई भी दो गैस आपने ले ली हैं या तीन गैसेस आपने ले ली, अलग अलग ले ली, ठीक है, कोई हाइड्रोजन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, ठीक है, बट आपने क्या किया, उनका वॉल्यूम बराबर लिया। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि तीनों की तीनों गैसेस जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे हों और प्रेशर भी उसमें सेम रहे। उस टाइम पे अगर उनकी इक्वल वॉल्यूम ली जाए तो उनके अंदर आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स भी बराबर ही होंगे नंबर में। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एवोगैड्रो लॉ। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। सो नाउ कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 इज ट्रू फॉर। अभी किस चीज़ के लिए ट्रू है, क्या ये बॉयल्स लॉ है हमारा, या ये चार्ल्स लॉ है, या आइडल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम देखिए दो लॉज तो अभी आप पढ़ के आए हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स के रिलेशन है, उसमें हमने कहा था कि पीवी जो है हमारा कांस्टेंट के बराबर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आया था चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था जो कि सेकेंड लॉ था, वहाँ पे हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को कहा था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और V बाई टी जो है हमारा वो कांस्टेंट के इक्वल आता है। ठीक है, फिर तीसरा हमने पढ़ा था गे लुसेक्स लॉ। इसमें हमने क्या पढ़ा था आपका, इसको इसका एक दूसरा नाम भी होता है, ध्यान रखिएगा, अमॉन्टन्स लॉ। अमॉन्टन्स लॉ भी हम बोल देते हैं, तो आपको दूसरा नाम भी याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेपर में दूसरे फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो पता होना चाहिए कि अमॉन्टन्स लॉ भी इसी को हम बोलते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप रहता है हमारा, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रहता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर वॉल्यूम वहाँ पे कांस्टेंट हम करते हैं तो P बाई टी यहाँ पर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तीन लॉज हैं। अब क्या होता है कि अगर हम इन तीनों लॉज को हम कंबाइन कर दें या इनका एक रिलेशनशिप बनाएं, तो एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि तीनों को कंबाइन कर दे, एक इक्वेशन जो कि तीनों को कंबाइन कर दे, यानी बॉयल्स लॉ, ठीक है, प्लस चार्ल्स लॉ, ठीक है, प्लस योर गे-लुसेक लॉ। अगर इन सभी लॉ को हमने, या एमंटन्स लॉ भी बोल सकते हो, इन सभी लॉ को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसका कंबाइन में जो हमें इफेक्ट मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं आपकी आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन को पढ़ना ज़रूरी है, और यहाँ पर ये जो हमारा आंसर बनता है वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर बनता है, दैट P1 V1 अपॉन T1
दैट इज इक्वल टू P2V2T2। सो दैट इज़ अ आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन का ये दूसरा फॉर्म होता है। एक्चुअली आइडल गैस इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं दैट PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स लेकर चल रहे हैं आप गैस के। आर क्या है, आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, जिसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है जो कि गैस पे डिपेंड नहीं करती, ये एक वैल्यू फिक्स रहती है हमारी। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू NRT। अगर इसको आपने इस फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में, तो इसमें लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि N और R तो कांस्टेंट है, तो ये राइट साइड में रहेंगे, T इस तरफ आ जाएगा, पी वी टी इज इक्वल टू NR, दैट इज़ अ कांस्टेंट। फिर ये कांस्टेंट रहेगा चाहे P1 V1 P V और T को आप चेंज कर लें, जैसे मर्जी चेंज कर लें फॉर अ गिवन गैस। ठीक है, आपका ये इसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इसीलिए जब हमने इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये इसी का ही एक दूसरा फॉर्म है। सो योर ऑप्शन हेयर इज द सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट MCQ, that at same temperature and pressure equal volume of gases contain the same number of। अब देखिए, अभी अभी हम पीछे पढ़कर आए, जो हमने गैस लॉज में पढ़ा, तो उसमें ये हमारा एवोगैड्रो लॉ था। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ, या इसको एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस भी हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, एवोगैड्रोज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका, कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को तो रखें सेम, तो उस टाइम पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करती हैं, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती हैं। मॉलिक्यूल्स तभी कंटेन करती हैं अगर गैसेस आपकी जो हैं वो मॉलिक्यूलर हैं। वैसे ज़्यादातर गैसेस हमारी मॉलिक्यूलर ही होती हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि हमारी एटॉमिक गैसेस भी होती हैं, जैसे कि आपका नोबल गैसेस की अगर हम बात कर लें ना, नोबल गैसेस की, तो वो एटॉमिक भी होती हैं। तो एवोगैड्रो लॉ में मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है और एटम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एटम्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर बनता है आपका डी ऑप्शन, पार्टिकल्स। इट कैन बी एटम्स और molecules। So comes the next MCQ, that the total pressure of a gaseous mixture is equal to the gaseous mix is equal to the sum of partial pressures is। अब देखिए, यहाँ पूछा गया कि कौन सा लॉ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब देख लीजिए, पहला तो आ गया बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ तो हमें याद है कि बॉयज़ लॉ तो एक रिलेशनशिप है जो कि ये बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और गिवन मास ऑफ गैस के लिए ये बॉयल्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, और चार्ल्स लॉ भी हम जानते हैं। चार्ल्स लॉ क्या हो गया, चार्ल्स लॉ में आपका दैट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अगेन व्हेन द प्रेशर इज़ कांस्टेंट एंड आपका गिवन मास ऑफ गैस के लिए। तो सीधी सी बात है, पार्शियल प्रेशर की कहीं बात नहीं होती बॉयल्स लॉ में और कहीं बात नहीं होती चार्ल्स लॉ में। अब आ जाते हैं एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ में आप जानते ही हैं, वहाँ पे हमने बात की होती कि इक्वल वॉल्यूम्स अगर आप लेकर चलते हैं सभी गैसेस के, तो वो क्या कंटेन करते हैं, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कंटेन equal number of particles। that particles can be atoms or molecules। वो डिपेंड करता है गैस एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है। तो इसमें भी कहीं भी पार्शियल प्रेशर की बात नहीं होती। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन, दैट इज द डेल्टन्स लॉ। अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि डेल्टन लॉ होता क्या है। तो देखिए, डेल्टन लॉ को हम डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बोल देते हैं। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि इट स्टेट्स दैट, ये बताता है कि जैसे मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा गैसेस को हमने मिक्स कर दिया, मतलब एक मिक्सचर बनाया हमने गैसेस का। बट ध्यान रखिएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऐसी गैसेस का मिक्सचर बनाना है जो कि केमिकली इनर्ट हों। केमिकली इनर्ट मतलब वो आपस में कंबाइन ना होती हों या नॉन रिएक्टिव आप बोल सकते हो। तो ऐसी गैसेस ही लेकर चलनी है आपको। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन नहीं होती आपस में।
ठीक है, केमिकली इनर्ट हो, द टोटल प्रेशर, मतलब मैं डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैशियस मिक्सचर इज इक्वल टू द, मतलब जैसे मिक्सचर मैंने लिया उसमें मैंने N2 ले लिया और O2 ले लिया, ठीक है। तो इसी कंटेनर में अगर अलग से मैंने सेम कंटेनर में अगर अलग से मैंने N2 रखा होता और इसी सेम कंटेनर में अलग से मैंने अगर O2 रखा होता, तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते वॉल्स पे, ठीक है। और जब मैंने इनका मिक्सचर बना दिया, ठीक है, जितना अमाउंट यहाँ और यहाँ है उतना ही अमाउंट मैंने टोटल यहाँ पर डाल दिया है, तो होगा क्या कि जितना ये अपना इंडिविजुअली एक्सर्ट कर रहे होंगे यहाँ पर प्रेशर, और जितना यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो इनके पार्शल प्रेशर के सम के बराबर होगा। So that is a statement that if two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure that each gas would exert when present alone in the same vessel। अगर अकेली वो सेम वेसल में रखी होती तो उस टाइम पे वो कितना प्रेशर लगाते इन द सेम वेसल एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दैट इज़ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी इसको बोलते हैं हम, और ये यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, गे-लुसेक लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो देखिए ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये क्या चीज़ आपका रिलेशनशिप बताता है, दैट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका ग्राफ कैसा हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक लीनियर ग्राफ प्लॉट किया था, और हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो P/T क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं दैट P1 बाय में T1 इज इक्वल टू P2 बाय में T2। So what is our correct answer? Our correct answer is option B. So now comes our next question, that 2.5 liters of sample of a gas at 27 degrees Celsius and 1 bar pressure is compressed to a volume of 500 milliliter keeping the temperature constant। अब देखिए पहली बात इन्होंने बोल दी है कि टेम्परेचर जो है वो आप कांस्टेंट रखे हुए हो, ठीक है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, और आपको बताना है कि वॉल्यूम अगर आपकी है 2.5 लीटर पहली वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और प्रेशर जो है वो आपने ले लिया है 1 बार, ठीक है, और उसको आपने कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम को कंप्रेस करके आपने बना दिया 500 ml, 500 मिलीलीटर, मतलब आपका अगर मिलीलीटर को आप लीटर में चेंज करते हो तो मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब इतना लीटर, यानी आपका 0.5 लीटर आप बोल सकते हो। तो आपका प्रेशर उस टाइम पे कितना हो जाएगा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। पहली बात परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाएगा और उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए देखिए बॉयल्स लॉ तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बॉयल्स लॉ का पहले, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ का क्या काम है, बॉयल्स लॉ का काम है आपका कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगी, और वॉल्यूम को मैंने घटाया है तो कंप्रेस कर रहा हूँ तो प्रेशर पक्का बढ़ा होगा, वॉल्यूम को घटाने पे प्रेशर बढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये तो हमारा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, या फिर ऐसे आप निकाल लीजिए दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया, फिर जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट आ गया, और इसका हमने एक फॉर्म लिख दिया दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब ये फार्मूला हमें यहाँ लगाना है बॉयल्स लॉ का, ये फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं और पहले P2 निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला
P2 क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा आपका P1 V1 अपन V2, तो P1 V1 अपन V2, तो ये रहा हमारा P1। P1 कितना है 1 बार, ठीक है, तो मैं बार में ही रखूँगा आंसर। ये मैंने लीटर्स में रखा है, तो ये भी मैंने लीटर में लिया है। अगर ये बार में है तो P2 भी मेरा बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू V1 कितना हो गया 2.5, अपॉन में V2 कितना है आपका 0.5, तो ये रहा 0.5। अब पॉइंट से पॉइंट को तो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो मेरा प्रेशर कितना आ चुका है, प्रेशर आ गया 5 बार, तो बिल्कुल बढ़ा है। तो मतलब बॉयज़ लॉ देख लीजिए, आप पूरी तरह से फॉलो भी हो रहा है आपका कि वॉल्यूम के घटाने पर प्रेशर बढ़ गया। अब इन्होंने पूछा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो देखिए इसमें ये तो एक मैथ्स का एक सिंपल फार्मूला रहता है हमारे पास। ये फार्मूला देखिए अगर आप याद कर लेते हैं ना तो बड़ा ही बेनिफिट रहता है आपको। देखिए फार्मूला क्या क्या रहता है कि कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है, चाहे वो चेंज आपका चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तो उसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज आया है क्वांटिटी में, इंक्रीज और डिक्रीज कितना आया है, वो चीज़ आप लिखते हैं ऊपर, अपॉन में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू उस चीज़ की, और फिर मल्टीप्लाई आप करते हैं 100 के साथ। तो इस केस में हमारा हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, किसमें, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रेशर, कि हमारे प्रेशर में कितना इंक्रीज आया है, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, कि प्रेशर की ओरिजिनल या फिर इनिशियल भी आप बोल सकते हो, कि इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर कि स्टार्टिंग में क्या था, ठीक है, इनटू में 100। अब देखिए ज़रा किस तरह से फॉर्मूले को लगाते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए प्रेशर में कितना इंक्रीज आया, तो एक बार था, एक बार से 5 बार हो गया, तो 4 का इंक्रीज आया, 4, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, तो डिवाइड बाय 1, ठीक है, इनटू में 100 है, तो इनटू में 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 4 इंटू 100 दैट इज 400। So the answer is 400%. So B option is the correct answer here.